नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सबको। मैं कपिल आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ साइंस के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सक्सेस बैच है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर कोई इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके। तो आप लोगों के लिए आज मेरे लिए एक छोटी सी एक लाइन ढूंढ कर लाया हूँ मैं, कि कल को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आज की जो मेहनत है वो आपको आने वाले समय तक फल देगी। तो इसीलिए आज आप कड़ी मेहनत करें, कोई भी काम कल पर मत छोड़ें। बस यही आपसे मैं आज एक विनती करता हूँ, या कहीं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी मेहनत शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, कल मैंने आपको एक छोटी सी वेव कराई थी, तरंग करवाई थी। तो तरंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। होप सो आप लोगों ने एमसीक्यू चेक किए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, पहले इसका बेसिक जानेंगे कि बेसिक क्या होता है इसका, और फिर सेकंड चीज हम जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती कौन सी हैं? जिन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत और चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are those waves which don't have effect of magnetic and electric field। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कैसी होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। अगर कहूं कि कोई आवेश नहीं होता, दैट मीन्स आवेश या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर किसी वेव के ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। अगर किसी पर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो, यानी कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव साइड चली जाती है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव साइड चली जाती। लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसीलिए यह सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती हैं। इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ये सीधी रेखा में गति करती हैं। और इन तरंगों की एक और खास बात होती है, निर्वात में इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, प्रकाश की गति के बराबर होती है। वैक्यूम में इनकी जो स्पीड होती है वो इक्विवेलेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट के। अब बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो आप मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है किसकी? लाइट की, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इतनी ही स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि इन तरंगों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होती है ना ये नेगेटिव होती हैं, ये सभी उदासीन होती हैं। क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती है।
ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। देखो तरंगे दो तरह की हो सकती हैं। कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वेव में कि या तो कोई तरंग अनुप्रस्थ हो सकती है या अनुदैर्घ्य हो सकती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो ट्रांसवर वेव होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो ईएम वेव। ईएम वेव कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर वेव हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर वेव। यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लिख लिया यहाँ तक? क्लियर है? को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ तक? चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ईएम वेव। अब देखते हैं ईएम वेव कौन कौन सी हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं। देखो, इसका एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। सबसे ऊपर डालेंगे अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। और इसके नीचे आ जाएगी एक्सरे, यूवी रे, यूवी रे, यूवी रे को हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। उसके बाद हमारे आ जाएगा दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश कौन सा हो सकता है? तो विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस लाइट को हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है हमने? दृश्य प्रकाश। फिर उसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज, जिनको बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें। और लास्ट आ जाएगा रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। देखिए, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, विजिबल लाइट, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हम सात रंग हम देख सकते हैं। जो हमारा रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, वो भी 7 रंगों से बनता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके बाद आ जाएगी अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे। तो आपने इतना देख लिया होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो अल्फा किरणें होती हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन तरंगों पर कोई आवेश, कोई चार्ज होता है, वो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पेपर में पूछ ले कि इन तरंगों में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो बीटा
अल्फा और बीटा दोनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कैथोड रे दे देता है, तो कैथोड रे भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो अब इनकी खोज, अल्फा और बीटा की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। अब देखिए, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो आवृत्ति होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्घ्य के। तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसी चीज की अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो उसकी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। तो जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिस चीज की तरंग दैर्घ्य कम होगी उस चीज की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, और इसका मतलब अगर एग्जाम में पूछ ले सबसे अधिक आवृत्ति किन किरणों की होती है तो गामा किरणों की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव्स की, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए आवृत्ति क्या कर रही है, बढ़ रही है। और अपोजिट, इसका अपोजिट, ऊपर से नीचे आते हुए तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, यानी कि वेव लेंथ इंक्रीज कर रही है, वेव लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो अब गामा किरणों की आवृत्ति तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन गामा किरणों की आवृत्ति तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। लेकिन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी और आवृत्ति सबसे कम होगी। यानी जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति कम। इसके अपोजिट, अगर आवृत्ति घटती है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा उसकी भेदन क्षमता ज्यादा, इसको बोल देते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता मतलब आर पार जाने की क्षमता। अगर मैं यहां से कुछ किरणों को डाल रहा हूं तो वो इस बोर्ड के आर पार चली जाए तो उसे बोलते हैं भेदन क्षमता। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होगी गामा किरणों की होगी, और सबसे कम जो भेदन क्षमता होगी वो रेडियो वेव की होगी। किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी। और भेद क्यों रहा है वो इस दीवार को भेद के आर पार क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। ऊर्जा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। यानी कि गामा किरणों की आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है, उसके अंदर ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होती है। इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे इसको। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे गामा रेस की। अगर मैं उससे पहले भी आपको एक चीज बात बताना चाहता हूँ, इसको बाद में कर लेते हैं। पहले डालेंगे, एक नोट डाल के लिखेंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव
एलिमेंट कौन से होते हैं, या रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं? जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। The elements which emits alpha, beta, gamma rays called radioactive substance। अब HSSC के पेपर में या फिर रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो ऑप्शन में था अल्फा, बीटा, गामा या तीनों। तो तीनों ही है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही उत्सर्जित होती हैं। अब देखिए तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता किसकी है? आपकी गामा की, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। तो हम इसे खुले में नहीं रख सकते। आप पूछेगा पेपर में कि रेडियो सक्रिय तत्वों को किस में रखा जाता है, तो याद रखेंगे रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। शीशे के कंटेनर में लिखेंगे, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। Radioactive elements are always placed in lead container। lead container, lead container शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो लेड कंटेनर होता है, जो शीशे का कंटेनर होता है, वो अल्फा, बीटा, गामा किरणों का अच्छा अवशोषक है। क्या है? अच्छा अवशोषक। इट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रेज। सबसे पहली बात तो आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो आपने बड़े अच्छे से बता देना है कि अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं। अब जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, इन्हें कहाँ रखा जाता है, तो आपने बड़े अच्छे से बताना है कि इन्हें लेड कंटेनर में रखा जाता है, शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अल्फा, बीटा, गामा किरणों के अच्छे अवशोषक हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि अगर बाहर आएंगे तो पेनिट्रेट कर देंगे, आप में भी छेद करते हुए निकल जाएंगे, तो दिक्कत है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको किस में रखेंगे? शीशे के कंटेनर में। होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम गामा किरणों के बारे में देखते हैं। गामा किरणें, गामा रेस, गामा रेस। तो गामा किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति था, सबसे पहले तो हमें डिस्कवरी देखनी है कि खोज करने वाला व्यक्ति कौन था। तो गामा किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति था पॉल विलार्ड। Who discovered gamma rays? पॉल विलार्ड। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बता रखी हैं कि गामा रेज स्ट्रेट चलती हैं, इनकी जो गति होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है, इन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए सीधी रेखा में गति करती हैं। इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इनके अंदर भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और इनके अंदर इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। अब गामा किरणों का स्पेशल एक काम होता है, इसका उपयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में हम इसका उपयोग करते हैं रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी में किस में यूज करते हैं? रेडियोथेरेपी में।
इसमें हम क्या करते हैं, गामा रेज को डालकर जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि कैंसर के उपचार में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, गामा किरणों का। या रेडियोथेरेपी में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, गामा किरणों का। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा से कैंसर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में एक तो रेडियोथेरेपी की जाती है, दूसरी फेमस होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो दो मैंने आपको बता दी। कीमोथेरेपी। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि कैंसर के उपचार में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो गैस आ जाए तो रेडॉन। रेडॉन, रेडॉन। ये सब आपको बुक्स में अलग अलग मिलेगा, मैंने एक ही जगह पर आपको लिखवा दिया है कि कैंसर से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को बोलते हैं ल्यूकीमिया। 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 तो ये कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन से, हालांकि इस टॉपिक से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। कैंसर के उपचार में एक रेडियोथेरेपी की जाती है और एक कीमोथेरेपी की जाती है। अगर पूछेगा कौन सी गैस यूज़ होती है, तो रेडॉन गैस यूज़ होती है कैंसर के उपचार में। और अगर पूछेगा कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और ब्लड कैंसर, आपका HSSC में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो अल्फा और बीटा रेस हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं, तो उनके बारे में हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो उसके अंदर आपका अल्फा बीटा कैथोड रे आ सकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक आ सकता है, तो वो सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरे की। एक्स रे, अगर जीवन काल में कभी ना कभी हड्डी टूटी होगी तो आपने एक्सरे करवाया होगा। तो ये वही एक्सरे है, लेकिन वहाँ पर उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम रखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरे की। एक्सरे की खोज करने वाला व्यक्ति था विलियम कॉनराड रोडजन। विलियम कॉनराड रोडजन। विलियम कॉनराड रोडजन। विलियम कॉनराड रोडजन। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, और एक्सरे की खोज के लिए इन्हें 1901 का फिजिक्स में नोबल अवार्ड मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल पुरस्कार मिला था इनको, किसके लिए, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में इनको नोबल पुरस्कार मिला था। चलिए अब पेपर में क्वेश्चन आता है, रंगीन एक्सरे, कलर एक्सरे। रंगीन एक्सरे लेने से पहले मरीज को क्या खिलाया जाता है, तो याद रखेंगे बेरियम पेस्ट। बेरियम पेस्ट।
बेरियम पेस्ट खिलाया जाता है। अब बेरियम पेस्ट क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ये एक्सरे का अच्छा अवशोषक होता है। इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे। ये एक्सरे का बेरियम पेस्ट एक्सरे का अच्छा अवशोषक होता है। अगर कहीं पर अगर कोई बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के अंदर ये इफेक्ट ना करे, इसीलिए पेशेंट को क्या खिलाते हैं? बेरियम पेस्ट खिलाते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अब मेरे एग्जाम में आया था सीटी स्कैन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज होता है जी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो एक्सरे के बनते हैं, आप नोट कर लीजिए एक बार। एक्सरे बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन स्किन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूवी रेज, परा बैंगनी किरणें। परा बैंगनी किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति था जॉन रिटर। जॉन रिटर जॉन रिटर इन्होंने खोज करी थी पराबैंगनी किरणों की, यूवी रेज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा पराबैंगनी किरणें। देखो पराबैंगनी किरणें सनलाइट में होती हैं जी। किसमें होती हैं? सनलाइट में। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में क्या होती हैं? सनलाइट। यही पराबैंगनी किरणों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण पेपर में पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण किन तरंगों की सहायता से होता है, तो पराबैंगनी किरणों की सहायता से होता है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पराबैंगनी किरणों की सहायता से होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अगर मैं इसके बारे में भी अगर आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे पौधे क्या करते हैं? भूमि से जल लेते हैं H2O, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाएंगे C6H12O6 ग्लूकोज, और वापस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर वेपर, जलवाष्प छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए इनको क्या क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा उस समय सनलाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए ताकि उन्हें पराबैंगनी किरणें मिल सके। तीसरा उनको चाहिए क्लोरोफिल। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। और फिर ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और वायुमंडल में ऑक्सीजन और जलवाष्प वापस छोड़ देंगे। तो ये तो हो गई क्या, किस चीज की बात? हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब मैं यूवी रेस की ओर बात करेंगे अभी। परा बैंगनी किरणें, यूवी रेस, देखो यूवी रेस, अब देखो ये ह्यूमन स्किन के लिए वेरी हार्मफुल होती है। मानव त्वचा के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? मानव त्वचा के लिए क्या होती है? हानिकारक। तो अगर ये हमारे स्किन पर पड़ेंगी तो ये त्वचा में मेलानिन को खत्म करती है, त्वचा में मेलानिन को नष्ट करती है, नष्ट करती है। ये त्वचा में मेलानिन को, इट डिस्ट्रॉय दी मेलानिन इन ह्यूमन बॉडी। अब ये पूछोगे मेलानिन क्या है सर? तो मेलानिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो शरीर में रंग निर्धारण करता है। क्या निर्धारण करता है? आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, वो डिसाइड कौन करता है? मेलानिन। अब आप पूछोगे सर ये कैसे? देखियो, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जो मेलानिन है ये प्रोटीन है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, कान का रंग, कोई भी आ जाए, वो कौन डिसाइड करता है? तो मेलानिन डिसाइड करता है जी। अब हुआ क्या? अब आपने देखा होगा गर्मी में क्या होता है, जो ये बाजू होती है, ये फेस होता है, ज्यादा काला हो जाता है, बजाय कि कपड़ों के अंदर वाली जो स्किन होती है वो साफ रहती है, वो फेयर होती है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियों में अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा आ रही होती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जब स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो मेलानिन को खत्म करती हैं। अब जैसे मेलानिन खत्म होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा शरीर कहेगा ठीक है जी मेलानिन खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है जी, अब तो मेलानिन खत्म हो गया है, अब तो मैं गोरा हो जाऊंगा। क्योंकि मेलानिन जिसके शरीर में ज़्यादा होता है उसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है, और जिसका मेलानिन जिस शरीर में कम होता है उसका कलर थोड़ा फेयर होता है। ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की शरीर में कमी होती है ना, वो हमारी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करती है, ज़्यादा तेज़ी से बनाती है। तो अब जब वो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से बनेगी, जब ज़्यादा तेज़ी से बनेगी तो मेलानिन उल्टा कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो स्किन का कलर कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए भगवान ने बना रखी है ओजोन परत। क्या बना रखी है? ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये वायुमंडल की एक परत है, लेयर है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और धरती की सतह पर आने से रोकती है। धरती की सतह पर आने से रोकती है। तो धरती की सतह पर आने से रोकती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर धरती की सतह पर आने से रोकती है। ओजोन लेयर, अब पूछ लेगा ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये समताप मंडल में मिलती है जी। समताप मंडल में मिलती है जी। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की समताप परत में मिलती है। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में स्थित होती है और इससे
सड़ी मछली की स्मेल आती है, सड़ी मछली की गंध आती है। कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं आपको। फोटोस्टेट की मशीन से, जेरोक्स मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन। सड़ी मछली की बदबू आती है इसमें से। दूसरा, फोटोस्टेट की मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस निकलती है। और इसका जो मेन काम आपको मैंने बता ही दिया है कि ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। बताइए, कोई डाउट हो तो यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो? हाँ जी, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनका हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं पराबैंगनी किरणों का? एक तो वाटर प्यूरिफायर में, वाटर प्यूरिफायर में, वाटर प्यूरिफायर, जल शोधक, जल शोधक उपकरणों में। आपके घरों में आरओ लगा होगा, पानी को साफ करने वाला क्या लगा होगा? आरओ। उसके ऊपर लिखा होगा आरओ प्लस यूवी, आरओ प्लस यूवी। तो यहां पर जो यूवी का मतलब है, इसका मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या लगाया गया है? पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित कर रहा है। देखिए, जो हार्ड सब्सटेंस होता है उसको तो, जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको तो सेपरेट करता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, लेकिन जो जीवाणुओं को खात्मा करती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। इसके अलावा जहां ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड बैंक में, रक्त बैंक में, जहां पर रक्त बैंक में जहां पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, वहां पर भी पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। देखो, ब्लड बैंक में, जिस कमरे के अंदर हम सारा ब्लड स्टोर करके रखेंगे ना, वहाँ पे भी यूवी रेस छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कार्ड आते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को चेक करने के लिए, या मुद्रा नोट की प्रमाणिकता को जानने के लिए, टू आइडेंटिफाई मनी नोट, बैंक, अपने बैंक वाले अपने पास एक मशीन रखते हैं जिसमें से नीले रंग की लाइट निकल रही होती है, वो उसके नीचे उस नोट को डालते हैं। तो जब वो उस नोट को डालते हैं तो उन्हें पता लग जाता है वो नोट असली है या नकली है। तो ये सब बातें थी, एक बार नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया सबने? देखो, इसके बाद आनी चाहिए विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि विजिबल लाइट अपने आप में लाइट एक चैप्टर है, वहां पर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति था विलियम हर्शल। देखो, जो इंफ्रारेड रेज है ना, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका तापमान परम शून्य तापमान से ज्यादा होगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर हायर देन
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा उसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। तो कोई भी चीज हो जिसका तापमान परम शून्य तापमान से ज्यादा होगा, the object which have temperature more than absolute zero emits infrared। परम शून्य तापमान जिसका ज्यादा होगा वो क्या निकालेंगे अपने में से, अवरक्त किरणें निकालेंगी। अब ये आप पूछ सकते हैं कि अवरक्त किरणें कितनी होती, मतलब ये परम शून्य तापमान कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, तो इसको बोलते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। इससे ज़्यादा जिस भी चीज़ का टेम्परेचर होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का होगा, वो अवरक्त किरणें निकाल लेगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ऐसी कोई भी वस्तु जिनका तापमान परम शून्य तापमान से अधिक होता है, अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। अवरक्त परम शून्य तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट, हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी दीज रेज विद ओपन आई। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें कैमरे की सहायता से देख सकते हैं। कैमरे की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से देख सकते हैं? कैमरे की सहायता से। जैसे ये रिमोट है मेरे पास, इसमें आगे एलईडी लगी हुई है, तो एलईडी इसमें से ये इंफ्रारेड रेस निकलती हैं। इनको हम वैसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप जैसे कैमरे में अंदर देख रहे होंगे, तो कैमरे के अंदर आपको इसमें से रेज निकलती हुई नजर आ रही होंगी। तो आपको इसके अंदर से एक रेज निकलती हुई नजर आ रही होंगी कैमरे में। हम सिर्फ कैमरे की सहायता से इनको देख सकते हैं। इनको हम सिर्फ कैमरे की सहायता से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। ठीक है जी, कैमरे की सहायता से इनको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग करते हैं रिमोट कंट्रोल में, रिमोट नियंत्रक में, टीवी रिमोट में, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास बची है 2 माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। मैं आपको बता ही चुका हूं कि इन दोनों तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। सीधी सी बात है। अब इनका उपयोग हम देखो, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, आवृत्ति कम है, तो इनकी भेदन क्षमता भी कम है। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल में, या फिर टीवी, मतलब टेलीकम्युनिकेशन में, टेली सैटेलाइट में, मतलब जहां पर भी हमें ब्रॉडकास्ट करना होता है। ठीक है जी, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में,
टेली कम्युनिकेशन में, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में। अब माइक्रोवेव घरों में यूज होता है खाना गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए, ठीक है जी। खाने को गर्म करने के लिए हम घर में यूज करते हैं माइक्रोवेव का। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ से। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के किस पार्ट से, मतलब किस लेयर से टकराकर अर्थ पर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक होता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, आयन मंडल। देखो आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं, आयंस। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। आयन मंडल में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। तो रेडियो, जो ये रेडियो किरणें हैं, जो ये रेडियो किरणें हैं, ये अर्थ से जब भेजी जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आयन से टकराकर वापस अर्थ पर क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि रेडियो किरणें आयन मंडल से, आयन मंडल में उपस्थित आयन से टकराकर पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं, पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द आयनोस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी होगी। और ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के कि काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है कि रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से टकराकर वापस परिवर्तित होती हैं, पर सतह पर आती हैं। तो याद रखेंगे वो आयन मंडल से टकरा कर आती हैं। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।